क्या दो बैल इंसानों से ज्यादा वफादार हो सकते हैं? क्या दोस्ती और आजादी के लिए जान जोखिम में डाली जा सकती है? मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा सिर्फ दो जानवरों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, प्रेम और आत्मसम्मान का ऐसा संदेश है जो आज भी दिल को छू जाता है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी बहुत क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें प्रकाश को पहुंचा गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय किया करते। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझाया जाता है, हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी
जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता है, जिसके बिना दोस्ती कुछ खुशफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंगों नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने एक स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव से सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुरा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई चोकर, कोई
भूस्सी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया। भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आपेच न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकली। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उन्हें दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चुनी, सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गली में पड़ी बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आती। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो तो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुए कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसहलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों
चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अरते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिकाओं ने 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुखभाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाए तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो इस लड़के को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना बना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ। तुरा कर भाप चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आनी थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाट डाल दिए जाएं। उसने गराब खोल दिया, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेहताश भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपने धर्म को छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूखे से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को खेलने लगे। मोती ने हीरे को कोई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगली झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। से भी से हाथ धोना है।
लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। कितने भयंकर सूतक हैं। मोती ने मुखभाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले? भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सिंग फूंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसके पहलू पहलू में सींगे चुभा दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सिंह न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोच। पहले कुछ खा ले, तो फिर सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांची होश में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसे स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कोई भोजन ना मिला, तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पर निकल आया। फिर तो इसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी दीवार
मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का दर्पण देखकर उसे कुछ डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने परे परे कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती है तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से परे हुए सभी जानवर चीख उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर आ चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो मोती ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिन भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने टुक्की बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृत्यु वैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक तड- तढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गूंद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देख कर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। वह कौन है जो उन्हें टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा,
दया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं होती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक लेवर हरे भरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक की हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतीक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम कूड़ चलाने आया करते थे। यही कुआं है, मोती ने कहा। हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहां से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बगरों की भांति हुल्लड़े करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दरियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दरियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरिया झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दरियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दरियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खरा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खरा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे।
सारे गांव में उत्साह सा मालूम था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम चूम लिए।